नमस्कार। कला संवाद में मैं कुमुद दीवान आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की परंपरा हमारे मंदिरों से अटूट एक संबंध और उसका गहरा रिश्ता रहा है। और कुछ ऐसे मंदिर हैं हमारे देश में जहाँ संगीत से ठाकुर जी की और ईश्वर की सेवा होती रही है। ऐसे ही मंदिरों में ओडिशा के मंदिर प्रमुख हैं और ख़ास करके जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, जहाँ नृत्य की परंपराओं से अष्ट सेवाएं ठाकुर जी की होती थीं और उस परंपराओं से हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक बहुत ही सुंदर विधा ओडिसी नृत्य उभर कर सामने आई। यूँ तो ये नृत्य पहले मंदिरों तक ही सीमित था, लेकिन देश के कुछ ऐसे मूर्धन्य कलाकार जिन्होंने इस सुंदर नृत्य शैली में इतना लावण्य देखा और उसके साथ वो इस कदर जुड़ गए, इतनी मेहनत की कि इस नृत्य शैली को कॉन्सर्ट लेवल पर देश विदेश में प्रतिष्ठित करने में और उनका इतना बड़ा योगदान रहा है, जिसमें ओडिसी के परम गुरु केलू बाबू, जिनको हम कहते हैं, पंडित विद्वान केलुचरण महापात्र जी का नाम प्रमुख है। और उनके शिष्यों में पद्मश्री माधवी मुद्गल जी, जिन्होंने इस नृत्य परंपरा को अपने गुरु के साथ साथ और उनके मार्गदर्शन पर भारत में और विदेशों में कॉन्सर्ट मंचों तक लाने में और एक समृद्ध परंपरा बनाने में उनका एक बहुत लंबा संघर्षमय सफ़र रहा है। आज कला संवाद में हम संवाद करेंगे विदुषी माधवी मुद्गल जी से ओडिसी के बारे में और नृत्य परंपराओं के बारे में। माधवी मुद्गल एक विश्व प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना होने के साथ साथ वो बेहतरीन कोरियोग्राफर और शिक्षक भी हैं। माधवी मुद्गल पूरी दुनिया में ओडिसी नृत्य के प्रतिनिधि के रूप में जानी जाती हैं। उन्हें कला जगत के कई अहम और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। माधवी मुद्गल का पूरा परिवार ही शास्त्रीय कला की साधना में शामिल रहा है। माधवी मुद्गल ने भरतनाट्यम और कथक सीखने से शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने ओडिसी नृत्य की ओर रुख किया। साल 1985 में उन्होंने अंगहार के नाम से सेमिनार और उत्सव की शुरुआत भी की। माधवी मुद्गल के पिता स्वर्गीय प्रोफेसर विनय चंद्र ने विश्व प्रसिद्ध गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। नमस्कार करती हूँ आपको माधवी जी। और क्या कहें, आप ओडिसी नृत्य के पर्यायवाची कलाकारों में हैं हमारे देश की। पहले तो मैं ये कहूँगी कि संगीत जो शब्द है इसमें गायन, वादन, नृत्य तीनों ही समाहित है। और बचपन से ही मुझे ऐसा वातावरण मिला, मेरी चारों तरफ संगीत, गायन, वादन, नृत्य तीनों ही विधाएं थी। लेकिन मैं बहुत छोटी थी, शायद 3-4 साल की थी, तब से मेरा रुझान नृत्य की ओर स्वाभाविक ही रहा। और मैं ये एक और बात कहना चाहूँगी कि मेरे माता पिता ने मुझे या मेरे कोई भी भाई बहनों को कभी भी फोर्स नहीं किया कि तुम ये सीखो या ये करो या वो स्वेच्छा से नृत्य आपने सीखा। स्वेच्छा से, इसलिए मुझे उस तरह से कोई बाधा नहीं आई सीखने में। और मैं ये कहूँगी कि ऑस्मोसिस से जैसे सीखते हैं ना तो संगीत, सारे ख्याल, सारे राग मैं सुन के वो मुझे आते हैं। मैंने ऐसे फॉर्मली तो कभी नहीं सीखा, लेकिन सब संगीतज्ञ जब दिल्ली में आते थे उस समय के, जब मैं बहुत छोटी थी, हमारे यहाँ ही रहते थे, तो संगीत की चर्चा, संगीत के बारे में सब कुछ ऐसा वही जाता था मेरे अंदर, वही संस्कार मुझे मिले हैं। ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। और माधवी, हम चाहेंगे कि जो काम आपने उस पर किया, जो एडिशन, वैल्यू एडिशन जिसको हम कहते हैं, आप हमको एक कुछ अपने पढ़ंत फॉर्म में बताएंगे तो हम बहुत आह्लादित होंगे और हमें समझ भी आएगा कि किस तरह से उसको एनरिच किया गया, किस तरह से समृद्ध किया गया। जी, जब ओडिसी नृत्य शैली का पुनरुत्थान हुआ तो वो एक बहुत ही नेसेंट स्टेज में था। हाँ, तो वो उस समय गुरुजी और 2 अन्य गुरु, उनके गुरु पंकजचरण दास, गुरुदेव प्रसाद दास, इन तीनों ने मिलकर इस पे बहुत काम किया। और जो शुरू में बहुत सिंपल बोल होते थे, क्योंकि हमारे नृत्य पक्ष और नृत्य पक्ष
यानी ताल पक्ष और अभिनय पक्ष दोनों ही हमारे नृत्य के दो प्रमुख अंग हैं जी। तो उस नृत्य शैली में मैंने सोचा कि और भी हम इसको समृद्ध कर सकते हैं जी। तो यूं ही अगर बोल आप सुनना चाहें तो एक छोटा सा बोल, जम तकिट तक ताथुम तददिगन थई तथई तक थई, कर्तक जम तकिट तक ताथुम तददिगन थई तथई तक थई, कर्तक ता थई तक थई ता थई तक थई तक जेनु ता थई तक थई ता थई तक थई तक जेनु जेनत जेनुत जेनत जेनुत ता जेनत जेनुत जेनत जेनुत ता जेनत जेनुत जेनत जेनुत ता। क्या बहुत सुंदर, इतना सुंदर, बिल्कुल लयबद्ध है, इतना सुंदर कि फुटवर्क क्या विलक्षण इस पर होगा। तो तालीम धीरे धीरे शुरू हुई और पहले ओडिसी नृत्य सीखा गया और उसके बाद ओडिसी नृत्य पे कितना ही नवाचार आपके गुरु का और स्थापित करने की जो एक परंपरा रही, उस कड़ी में आपने किस तरह से काम करना शुरू किया, उसके बारे में साझा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये भी मेरी मान्यता है कि कोई भी परंपरा तभी चलती है जब उसमें नवसंचार होता रहता है। तो जब मेरे गुरुजी ने इसका एक स्वरूप दिया तो उनका बचपन में उन्होंने रासलीला गोटीपुआ जो मंदिरों से जुड़ा हुआ जो बच्चे रहे, उन्होंने अनेक चीज़ों को आत्मसात किया। और वो एक उनके पिताजी खोल बजाते थे, तो हमारे गुरुजी भी वाद्य पखावज बहुत सुंदर बजाते थे। और ये जो उनके जो संस्कार थे जिसको मिला के उन्होंने ओडिसी का बनाया, एक स्वरूप दिया, उसको हमने सीखा और उन्होंने ये दृष्टि दी कि आप कुछ आगे इसमें बना सकें। वाह वाह, बहुत सुंदर। उसके बगैर हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि नया तो होना चाहिए लेकिन नया अपनी रूट से निकलना चाहिए, अपनी जड़ों से होना चाहिए। आजकल इतना नया पे जोर है लेकिन वो अपनी जड़ों तक नहीं जाते, ऊपर से वो कभी भी नहीं रहेगा। तो माधवी जी, आपने जिस समय ओडिसी नृत्य में आप जब मंचस्थ हुई जिस दौर में, उस दौर में क्योंकि वो इतना नया था, एक तो दर्शकों को के मन में उसके प्रति एक आकर्षण, उसका लावण्य उनके समक्ष रखना, दूसरे नृत्य परंपराओं के प्रतिस्पर्धा में उसको एक एस्टैब्लिश कर पाना, ये सब संघर्ष था। तो उसका नृत्य, उसका संगीत, उसके पदावली, सब पर आपको बहुत ही, जिसको कहते हैं 360 डिग्री की धुरी पर काम करना पड़ा। उसके बारे में साझा करें जी। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हमारी कोई भी नृत्य शैली जब तक उसका सांगीतिक पक्ष, उसका साहित्यिक पक्ष, वो जिस धरती की है उसके अगर आपके लक्षण उसके नृत्य शैली में ना हो जी, तो वो मेरे हिसाब से परिपूर्ण नहीं होता जी। तो जो मुझे संस्कार मिले गुरुजी से, उन्होंने भी प्रेरित किया कि कुछ नया बनाओ, कुछ नए कॉम्पोजिशंस बनाओ। बहुत सुंदर। तो उसकी वजह से, क्योंकि मेरा संगीत का थोड़ा सा नहीं, संगीत का तो बहुत बड़ा क्योंकि उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि हम कोई संरचना कर पाते हैं जी। और एक चीज़ थी कि जब मैं, गुरुजी ने ही मुझे प्रेरित किया कि तुम ज़रूर सिखाओ। मैं जब 30-35 साल की थी तब तक मैं सिखाती नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं नहीं सिखा सकती, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन गुरुजी ने कहा तुम सिखाओ, उससे तुम सीखोगी। तो उस सिखाने से आप सीखते हैं, ये तो बिल्कुल सच है। और संगीत का माहौल मिला भी, तो ख्याल के घराने में आपकी पैदाइश हुई, जहाँ ओडिसी नृत्य से जो महारी संगीत है उसकी परंपराएं नहीं थी, तो वो भी आपको अपनी ही खोज करनी पड़ी। हम चाहेंगे कि आप ओडिसी नृत्य के किसी पद पर हमें कुछ भाव दिखाएंगी, तो हम देख पाएंगे कि उसमें ओडिसी नृत्य के जो अपने पुट हैं, उसके साथ आपका अपना उसका जो इंटरप्रिटेशन, जो ओडिसी नृत्य को उस समय के स्वरूप को और भी व्यापक बना गया, एनरिच कर गया, वो किस तरह से उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो आप हमें किसी पद पर एक भाव क्योंकि गीत गोविंद हमारी नृत्य परंपरा मूलाधार कड़ी है। हमारे अभिनय पक्ष का जो सारा वो सिर्फ धुरी है, वो है गीत गोविंद। तो पहली एक रचना में गुरुजी द्वारा जो सिखाई गई है, बहुत सुंदर, उससे करती हूँ। अवश्य जी। या ही माधव या ही केशव, मावद कैतव वादम। यह
राधा को खंडिता नायिका के रूप में इसका निरूपण है। कृष्ण अन्य नायिकाओं से मिलकर आ रहे हैं, राधा उनकी प्रतीक्षा में थी, और जब वो आते हैं और वो जब ये सब लक्षण देखते हैं तो वो उनको कहती हैं या ही माधव, जाओ हे कृष्ण, मेरे पास ऐसे झूठे वचन लेके मत आओ। तो अब यहाँ क्या है कि राधा उत्तमा नायिका है, यह दिखाना बहुत आवश्यक है। लेकिन क्योंकि ये तो हर कलाकार पे निर्भर करता है कि आप उसको कैसे आप या ही माधव कर सकते हैं कि या ही माधव, तुम बताओ मेरे पास ऐसे, क्योंकि राधा उत्तमा है, वो ऐसे झाड़ू वाली की तरह बिहेव नहीं करेगी। तो उसका उस तरह का एक छोटी सी, और रस का क्या प्रवाह होगा, करुण होगा कि ये क्रोध में राधा है। क्रोध, क्रोध है, लेकिन उसका जो जिस तरह से राधा कहेगी वो, और शायद किसी समय पर वो शांत में भी चला जाएगा कि वो इतनी शांत हो चुकी कि चले जाओ। क्या बात है, क्या बात है। इतना समय तो नहीं है, एक छोटा सा अवश्य। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। माधवी जी, कला संवाद में एक ब्रेक का समय हो गया है, वो हम ले लेते हैं और हम लौटते हैं, क्योंकि हमें बहुत अभी संवाद को बढ़ाना है कि ओडिसी जैसे सुंदर नृत्य शैली में, जो आज भारतवर्ष में शास्त्रीय नृत्यों में प्रमुख नृत्य शैली मानी जाती है और देश विदेश में उसके पताका झंडे आप लोगों ने लहराए हैं, कितना संघर्षपूर्ण ये सफ़र रहा और किस तरह आप यहाँ तक मशहूर नृत्यांगना के रूप में पहुँची। हम जल्दी ही लौटते हैं कला संवाद में एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं न जाएं। आज कला संवाद में हम चर्चा कर रहे हैं ओडिसी नृत्य परंपरा के उन लोगों से जिन्होंने इस नृत्य परंपरा को मंदिरों से निकालकर और कॉन्सर्ट स्टेजेस पर उसको शामिल करने का एक बहुत बड़ा उनका एक मुहिम रहा, एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा, जिसकी वजह से हमारे भारतवर्ष की ये सुंदर नृत्य शैली आज देश विदेश में एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य शैली के रूप में मानी जाती है। हम जल्दी ही लौटते हैं कला संवाद में पद्मश्री माधवी मुदगल जी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। कला संवाद में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम संवाद कर रहे हैं भारतवर्ष की मूर्धन्य, बहुचर्चित, बहुत ही ख्याति प्राप्त ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना पद्मश्री माधवी मुदगल जी से। माधवी जी, हम बातचीत कर रहे थे कि इतनी सुंदर ये नृत्य परंपरा और जयदेव जी का गीत गोविंद जो इसका
एक तरह से कह सकते हैं कि इसका एक बेस है। इसके गीत गोविंद के बिना ओडिसी नहीं हो सकता। और इसी तरह से नृत्य की संरचना है कि इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी गीत गोविंद का एक बहुत बड़ा पुट आप लोगों ने जो दिया है। तो हमारे संस्कृत की पदावली को रिवाइव करने में नृत्य शैली में ओडिसी नृत्य का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, छंद को और उस पदावली को। आप धीरे धीरे अग्रसर हुई नृत्य की तरफ और आप बहुत जल्दी मंच पकड़ा आपने और बहुत जल्दी नाम और ख्याति भी आपको मिली। और देश का कोई ऐसा समारोह जलसा न है जहाँ कई बार आपकी हाजिरी ना लगी। और विदेशों में भी भारत का कई बार प्रतिनिधित्व आप कर चुकी। हम जानते हैं सभी जलसे आप और सभी फेस्टिवल्स में आप भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। लेकिन इस नृत्य शैली को संवारने में, इस नृत्य शैली को समृद्ध करने में जो आपने काम किया है उसमें आपकी नृत्य नाटिकाएँ, आपकी अपनी कॉम्पोजिशंस, वो सांगीतिक हो, चाहे नृत्य के पक्ष से हो, चाहे उसके साहित्यिक पक्ष से हो, या पुराने पदों का समावेश इस नृत्य में कर उसको करके दिखाना। क्योंकि जब तक हम अपने इतिहास के पन्नों को नहीं पलटेंगे तो पब्लिक डोमेन में कैसे डालेंगे? वी हैव लॉस्ट अ स्लाइस ऑफ हिस्ट्री, मेरा ये मानना है। तो जब आप ऐसा, आपके जैसा कलाकार साधक ये काम करता है तो कहीं ना कहीं हम अपने धरोहर को, अपने पुराने इतिहास को भी पब्लिक डोमेन में दे देते हैं। अब आप साझा करें कि इसका बीजारोपण कैसे हुआ और कैसे आपने इसको किया? काम तो आपने बहुत किया है शुरू से ही। जी। जब मैं आपको बता रही थी, जब सिखाते हैं तो एक से अधिक आपके सामने बच्चे होते हैं जिनको आप सिखाते हैं। तो मैंने एक पॉसिबिलिटी देखी कि एक से अधिक अगर नृत्यांगनाएं हों तो उसमें क्या हो सकता है। क्या बात है। वो एकल नृत्य में शायद वो संभव नहीं है। वैसे तो इसका जो मूल जो स्वरूप है और इसका जो असली वो है वो सोलो में ही है। लेकिन ऐसी बहुत सारी संभावनाएं मुझे दिखी जो एक से अधिक अगर नृत्यांगनाएं स्टेज पे हो तो वो हो सकती हैं। मेरा सबसे पहला जो एक प्रयास था वो था सोहम अस्मि, ईशावास्योपनिषद के मंत्रों पर आधारित। क्या बात। तो उसको लिटरली आप शब्दों को आप डांस में ढाल सकते हैं, हो सकता है, लेकिन उसके एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि ये इतने फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं कि वो बहुत आसान नहीं है नृत्यों की भंगिमाओं से दिखाना। तो वो एक, लेकिन वो मेरा पहला ही प्रयास। और उसका मीटर ओडिसी नृत्य में उतारना। जी जी बिल्कुल जी जी। वो सबसे पहली रचना थी 86 में। क्या बात है। फिर बहुत सारी करी, कुछ एब्स्ट्रैक्ट है जैसे आकार प्रकार है, पल्लवन है। पल्लवन एक इस तरह की संरचना है जो उड़ीसी के जो मूल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, किस प्रकार एक भंगिमा है, एक भंगिमा से करण बनता है, करणों से अंगहार बनता है, किस तरह लय के, जब आप लय इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक किस तरह की स्पंदन होता है। और फिर उसके बाद जो ताल का कॉन्सेप्ट है जिसमें कि एक साइकिल आपको आती है जिसमें आपके रिदमिक पैटर्न्स या उसको कैसे बोल बनते हैं, उसको कैसे। तो ये पूरा नृत्य जो ओडिसी का नृत्य पक्ष है उसको उजागर करने के लिए मैंने उसकी तकनीकी को, उसके संगीत का समावेश या नए पदों का उसमें समावेश। और क्योंकि आपने पद नहीं, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है तो स्वर है, बोल है, पल्लवी जो हमारी और मुश्किल है, निशब्द है तो और मुश्किल है। तो उस तरह के ऐसे बहुत सारे कॉम्पोजिशंस हुए। फिर एक कालिदास का जो कुमार संभवम का पंचम सर्ग है जिसमें पार्वती की तपस्या और शिव ब्रह्मचारी का रूप धर के आते हैं कि भाई किसके लिए तुम तपस्या कर रही हो, वो तो ऐसा है वैसा है, और पार्वती उसे जाने को कहती है। और फिर अंत में शिव अपने स्वरूप में सामने और ये सभी साहित्य जो है वो नॉन ट्रेडिशनल ओडिसी है, क्योंकि ये आपने उसका समावेश किया जो निहित नहीं था। तो आपने रेpertoire को बहुत बड़ा कर दिया। हम चाहेंगे कि आप
किसी इसी तरह की संरचना या कोई ऐसा ही पद आपका अपना पसंद का हो, उस पर हमें कुछ भाव करके बताएंगे। हमारे दर्शक निरंतर नृत्य देखना चाहते हैं। अच्छा, ये तो मैं एक अष्टपदी ही है, अष्टपदी जी, जो मैंने पहले किया ना, याही माधव जी, जिसमें खंडिता नायिका कृष्ण को जाने को कहती हैं। इसके बाद एक बहुत प्रसिद्ध जो अष्टपदी है जिसमें राधा से क्षमा याचना तो नहीं, लेकिन हाँ, राधा को कहते हैं कि अपने चरण कमल मेरे मस्तक, मेरे मुकुट पर रखो, हाँ, उससे क्षमा हाँ, मांगने का एक तरीका। हाँ, हाँ, उसके बाद ये आता है कि राधा से कहते हैं तुम मेरा अनुसरण करो, मैं अभी तुम्हारा हूँ। क्षण मधुना नारायणम अनुगतम अनुसर राधिके आओ। और फिर एक इतना सुंदर पद है कि वो राधा से कहते हैं किस प्रकार वो शैया तैयार करते हैं किसलय से, किसलय शयन, क्या बात है, तले कुरु कामिनी चरण नलिनी विनिवेशम, तुम्हारे जो चरण कमल जो इतने कोमल हैं उनको इस किसलय की शैया पे रखो। क्यों? तव पद पल्लव वैरी पराभव इदम अनुभवति सुवेश, कि तुम्हारे पैर जो कोमल है और ये किसलय जो बहुत कोमल है, लेकिन उसको पराभव का अनुभव कराओ कि तुम्हारे चरण कमल जब इस पे रखे जाएंगे, क्या बात है, तो उसकी कोमलता को भी कुछ शर्म आ जाए। तो कितनी सुंदरता से कृष्ण उसको अपने पास ये हमारे भारतवर्ष की साहित्य की पराकाष्ठा, कितनी सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत सुंदर माधवी जी। आप पद्मश्री से सम्मानित हैं, संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित हैं और कई सम्मानों से आप सम्मानित हैं। एक बहुत ये बड़ी चुनौती है गुरुओं के लिए, आपको क्या लगता है? हमारा जो नृत्य है, नृत्य शैली की जो एक जिस तरह से वो सिखाया जाता है वो एक परंपरागत उसका रूप है। हाँ। लेकिन आज के संदर्भ में अब वो गुरु शिष्य परंपरा उस स्वरूप में नहीं रही कि गुरु जो शिष्य है वो गुरु के घर में रह के 24 घंटे कभी वो किसी और को सिखा रहे हैं तब भी सीख रहा है। वो ऑस्मोसिस जो वो नहीं हो पाता, तो हमें उस ढंग से सोचना पड़ता है। आजकल बच्चों को समय भी बहुत कम है, उन पे इतने प्रेशर्स हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। तो उसमें से कुछ ही हैं जो इसमें बहुत दूर तक आगे जाएंगे जी।
लेकिन मुझे लगता है जो थोड़ा भी सीखते हैं, क्योंकि इसका जो एक व्याकरण है, इसके जो एक डिसिप्लिन है, इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे साहित्य के बारे में, हमारी फिलॉसफी के बारे में, हमारी भारतीयता के बारे में, भारतीयता, अपनी अस्मिता के बारे में कहें तो। खैर मेरा सिखाना है, क्योंकि मैं जो टेक्निक है उसमें बहुत ज़्यादा शुरू में ध्यान देना पड़ता है कि वो, जैसे आप कह रही थी चौक, कैसा चौक, कैसा त्रिभंग, उसमें संचालन, और ओडिसी में एक वक्ष संचालन है जो यदि ढंग से ना किया जाए तो वो बहुत ही अजीब सा लगता है। वक्ष संचालन, कटी संचालन, दोनों का बैलेंस बहुत है। कटी संचालन लगता है, कटी संचालन कम है, वक्ष के संचालन से ऐसा लगता है कि कटी हिल रही है। क्या बात है। और गुरुजी का ये खास था कि कटी नहीं हिलनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात वो कंट्रोल बड़ी क्या बात है, बड़ी मेहनत से। ये सब बारीकियां सिखा रही हैं आप भावी पीढ़ी की विद्यार्थियों को। और ओडिसी नृत्य जैसी सुंदर परंपरा, हमारे जो ये धरोहर है भारतवर्ष की, वो कई पीढ़ियों तक उसको हम संरक्षित रखें, इसके लिए आपका जो एक निजी प्रयास एक बहुत लंबे समय से, 4 दशक से रहा है, उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और आज कला संवाद में आप आई, समय हो गया है कला संवाद का, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आप आई और आपने ओडिसी नृत्य परंपरा पे किए हुए अपने कार्य को साझा किया। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कला संवाद आपको कैसा लगता है, अपनी बात आप हम तक प्रेषित करें, जिसके लिए हमारा ईमेल आईडी आप नोट करें, वो ये है feedback-lstv@sansad.nic.in।